नमस्कार। आज हमारे साथ हैं ऑल इंडिया कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नाम जिस पवित्र स्थान पर रखा गया है, आज उसी पवित्र स्थान की धरती, उसी राज्य की धरती पर हम उनके साथ वार्तालाप कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि 1 साल का कार्यकाल आपका बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष कितने मायनों में खास है? देखिए, ये जो पॉलिटिकल पार्टी वर्किंग का असेसमेंट, कोई व्यक्ति अपने आप को मार्क्स नहीं दे सकता। मैं ही एग्जामिनर, मैं ही लिखने वाला और मैं ही फिर उसको मार्क्स देने वाला, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग असेस करें और जो जनता अब तक 1 साल या 13 महीने में अपना काम जो देखे हैं, उनकी राय बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ना कि एक व्यक्ति जो खुद ही काम कर रहा है और खुद के बारे में ही बोल ले रहा। ऐसा तो मैं नहीं मानता। तो लोग असेसमेंट करेंगे। सर, असेसमेंट का आप जिक्र कर रहे हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का असेसमेंट होता है चुनाव में जीतना, उसको जनता का रुझान। आपने कर्नाटक बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने वो चुनाव किया। कर्नाटक आपकी खुद की धरती भी थी, आपका स्टेट भी था। लेकिन अब 5 राज्यों के चुनाव, 2024 के पहले के ये चुनाव जो कांग्रेस की दशा दिशा और आपके खुद के लिए असेसमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये 5 राज्यों के चुनाव में आप कांग्रेस को, आपकी रणनीति को, आपकी तैयारी को कैसे देखते हैं? देखिए, तैयारी तो चल रही है। अब हमने कम से कम 1-2 स्टेट तो जीते। हिमाचल हमने जीता, उसके बाद कर्नाटका जीता, उसके बाद छोटा मोटा इलेक्शन इवन लद्दाख में जीता। तो हम जीतते तो आ रहे हैं। और असेसमेंट सिर्फ 1-2 इलेक्शनों से या स्टेट इलेक्शनों से नहीं होता। स्टेट इलेक्शन में तो हम जीत रहे हैं और बीजेपी हर जगह हार रही है। कहीं स्टेट पार्टीज आ रहे, रीजनल पार्टीज, कहीं नेशनल पार्टीज आ रहे हैं। तो आप सब ओवरऑल अगर असेसमेंट देखेंगे तो बीजेपी को उतने स्थान नहीं मिल रहे जितना वो अपेक्षा करते हैं। लेकिन आज हम जो देख रहे हैं माहौल, चाहे वो तेलंगाना का हो, चाहे वो ऑलरेडी इलेक्शन हुआ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, चाहे राजस्थान, मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि लोग खुद ब खुद बाहर आ रहे हैं और वो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। इससे अंदाजा लगता है कि आने वाले दिनों में भी लोग कांग्रेस पार्टी को जोरदार सपोर्ट करेंगे और हम सत्ता पे आने की एक बहुत बड़ी कामयाबी दिखेगी। सर, आरोपों की बौछार चुनाव आते ही लगती है, लेकिन आपके अध्यक्ष बनने से पहले भी और बाद में भी कांग्रेस पार्टी पे परिवारवाद का आरोप लगता है। आपसे इस बात की हरी झंडी लेंगे या सिग्नेचर लेंगे, ठप्पा लगवाएंगे कि जो इतने लंबे समय बाद गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष बनाए गए, तो क्या अभी भी आपके फैसले, डिटर्मिनेशन, आपकी प्लानिंग, आपका इम्प्लीमेंटेशन में क्या गांधी परिवार का हस्तक्षेप रहता है? क्योंकि ये परिवारवाद का इशू, आरोप आप पे लगता है जो चुनाव में भी लेकर जाया जाता है। देखिए, ये चंद लोग जो कांग्रेस को सहन नहीं करते और गांधी परिवार को बारे में उनका एक राय है कि गांधी परिवार अगर कांग्रेस से जुड़ के रहेगी तो नेचुरली वो पार्टी को बहुत सपोर्ट मिलेगा। इसीलिए तो वो बार बार गांधी परिवार को क्रिटिसाइज करते हैं। अगर एक व्यक्ति के लिए उन्होंने सब उनके खानदान का नाम लेकर टीका करते हैं, तो इसका मतलब गांधी परिवार से डरते हैं वो, एक। और दूसरी चीज, देखिए, गांधी परिवार अब 89 के बाद मुझे बताइए अब तक
कौन से पद पे वो थे। कम से कम मोदी जी वहां चीफ मिनिस्टर थे 13.5 साल, और यहाँ 10 साल हो गए अब, तो कम से कम 23 साल तो उन्होंने खुद ही हुकूमत की। और बार बार जो लोग हुकूमत में ही नहीं है उनके बारे में तुम, जो सालों से वंचित है हुकूमत से, पार्टी का काम कर रहे सिर्फ, उनके बारे में तुम रात दिन सोचते हैं और हमें फूट डालने की कोशिश करते हैं, ये अच्छा नहीं है। और गांधी परिवार कभी हमारे पार्टी के इश्यूज में वो इंटरफेयर नहीं करते। हम उनसे सलाह पूछते हैं इसलिए कि बहुत बड़ा अनुभव श्रीमती सोनिया गांधी जी के पास है, जो कम से कम 25 साल हमारे पार्टी की नेता बन के रही है। तो ये मेरा फर्ज होता है कि पार्टी के इंटरेस्ट में अगर कहीं कुछ मुझे उनसे सीखना है, कुछ सलाह लेना है, तो वो काम करना क्या बुरा है। और उन्होंने जो मोदी जी कर रहे हैं कि वो सिंगल पार्टी मैन है, वो खुद ही अपने पार्टी का भी लोगों के पास, सीनियर के पास कभी सलाह नहीं ले रहे। आगे आने तक सब कुछ किया उन्होंने, एक बार सत्ता हाथ में मिलने के बाद वो सब भूल गए। और अब उनका ऑफिशियल कंसल्टेंसी के लोग भी उनके साथ है, पॉलिटिकल पार्टी के लोग या उनके बीजेपी के खुद ही लोग कोई उनसे घंटा 2 घंटा चर्चा नहीं करते। उनके जो भी टीम अलग है वो उस पे ही काम करते हैं और दूसरों को वो सिखाते हैं कि गांधी परिवार से सलाह लेते हैं, गांधी परिवार से वो लेते हैं। ये कहना ठीक नहीं है। फिर गांधी परिवार जो पार्टी के लिए त्याग की, पार्टी के लिए लड़े और वो खुद कुछ नहीं बने, मेजॉरिटी आने के बाद लोग उनको प्राइम मिनिस्टर बनो कहने के बाद भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। फिर उनका सलाह छोड़ के मैं क्या मोदी का सलाह लूं, क्या आरएसएस का लूं, क्या शाह का लूं? सी दिस इज वेरी बैड। वो ऐसा ही टीका करते रहते हैं और उसको कोई यानी ऐसे जो क्रिटिसाइज करने वालों का समाज में कोई महत्व नहीं रहता। सर, अनुभव की आपने बात करी, आपकी पार्टी में एक और अनुभवी चेहरे हैं जो हैं अशोक गहलोत, राजस्थान में मुख्यमंत्री हैं। 4.5 साल जिस तरीके से सरकार चली, बाड़ेबंदी में चली, तमाम चीजें खींचतान, अशोक गहलोत वर्सेस केंद्र सरकार रहा। अब वो चुनाव में उतर रहे हैं। आप राजस्थान के इस रण को कैसे देखते हैं? आपकी ताकत क्या है? देखो, हमारी ताकत अच्छी है। मैं खुद वहाँ पर 10-12 मीटिंग किया हूँ, वहीं से तो यहाँ हैदराबाद आया। मैं जानता हूँ वो मोदी जी वहाँ ये नहीं चाहते कि गहलोत आ गया है और वो उनकी सरकार बने। ये मोदी जी को अच्छा नहीं लगता और वो हमेशा अगर बैकवर्ड चीफ मिनिस्टर रहा तो भी क्रिटिसाइज करते हैं। उनके खुद के पार्टी में एक बैकवर्ड चीफ मिनिस्टर नहीं बना और खुद हमारे पास पढ़ते हैं कि और यहाँ पर जो उन्होंने कहा कि इस बार अगर बीजेपी यहाँ मेजॉरिटी में आएंगे तो बैकवर्ड चीफ मिनिस्टर, ये बहुत भारी हो गए क्या? हमारे पास तो कर्नाटक बैकवर्ड चीफ मिनिस्टर है, राजस्थान बैकवर्ड चीफ मिनिस्टर है, छत्तीसगढ़ बैकवर्ड, 4 में से 3 बैकवर्ड क्लास के हैं। हमारा कमिटमेंट है उनका शो करना और लोगों को इस बहाने से वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। हम दिल से काम कर रहे हैं। कोई हमको नहीं पूछा ये बैकवर्ड को बनाओ, कोई ये नहीं पूछा कि छत्तीसगढ़ में बैकवर्ड को बनाओ।
वॉलेंटरली जिन जिन शक्तियों को, जिन जिन लोगों को हम समाज को उपयोग होता है, उनको सबको लेके काम कर रहे हैं। कहते हैं कि हमारे तो प्राइम मिनिस्टर बैकवर्ड है, हमने देश की राष्ट्रपति जो है वो ट्राइबल समाज से दी है। ठीक है। अब तो बैकवर्ड नहीं है बोल रहे ना उन्होंने, क्योंकि पहले शुरू में वोट लेते वक्त बैकवर्ड बोले, अब तो बोल रहे नहीं नहीं मेरी कम्युनिटी बैकवर्ड में नहीं, पहले ही बैकवर्ड में डाली थी, अब मैं सबका हूँ बोलते हैं। और मुर्मा का केस ऐसा है एसटी का, उन्होंने जो कांग्रेस की थी अर्लियर, उसके लिए उन्होंने एक ट्राइबल का, वो भी वोटों के लिए उनको बनाया, नॉट एनी अदर थिंग्स। अब हमारे जमाने में आर के नारायण नहीं थे, शेड्यूल कास्ट ही थे ना, और इंटेलेक्चुअल थे, प्रोफेसर थे, एम्बेसडर थे, और लिटरेरी फिगर थे, जर्नलिस्ट थे। ऐसे व्यक्ति शेड्यूल कास्ट को हम भी बनाया। वो क्या स्टैम्प मास्टर थे? नहीं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं। अब मीरा कुमारी को हम स्पीकर बनाए, और इस देश के कानून बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर खुद एक दलित कम्युनिटी से आते हैं, और पंडित जवाहरलाल नेहरू और उन्होंने मिलके, या हमारे पार्टी कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने मिलके ये देश का संविधान बनाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। तो हमको ये लोग सिखाते हैं देश चलाने के लिए किस किस का उपयोग होता है, और जो लोग देश चला सकते हैं उनको लेके हम आगे बढ़े हैं। उन्होंने सिर्फ वोटों के लिए बताने के लिए कर रहे हैं। एक उदाहरण मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी। एक सीट पर आपका काफी जिक्र हुआ, हालांकि मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी। धौलपुर की बाड़ी विधानसभा सीट थी। मलिंगा, गिरिराज सिंह मलिंगा नाम के विधायक थे, जो कि कांग्रेस से विधायक थे। सीईसी की बैठक होती है, लगभग उनका नाम तय हो जाता है, लेकिन उनका नाम अनाउंस नहीं होता, वो नाराज होते हैं। ये तमाम चीजें होती है, लेकिन एक पॉइंट पे आप ये कहते हैं कि हम इनको टिकट नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि धौलपुर की तीनों सीट बची हुई इस पे इम्पैक्ट होंगी, लेकिन आप ये फैसला लेते हैं कि नहीं देंगे, क्योंकि बैकग्राउंड ये है कि उन्होंने किसी एक दलित एससी व्यक्ति को इतना मारा था जो आज भी बेड पर है। अब वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने वाले थे, और फिर अब उनके वो प्रत्याशी हैं। इस मसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक कोई पार्टी एक व्यक्ति से नहीं बनता। पार्टी को लोगों का संपूर्ण सपोर्ट होना चाहिए, और आइडियोलॉजिकल बेस्ड सपोर्ट होना चाहिए। ये हमारा मुख्य टारगेट है। और हम कोई भी एक व्यक्ति पार्टी चूज करता है या उस पार्टी में शामिल होता है, तो उसके आइडियोलॉजी को देख के होता है, ये मेरा कहना है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो सत्ता के लिए वो आके जम जाते हैं, फिर नहीं मिला तो चले जाते हैं, फिर कोई पार्टी सत्ता में आती तो फिर उनसे भी जमते हैं। ऐसे बहुत से लोग हमारे देश में हैं। लेकिन मैं जो शुरू में मेंबर बना 69 में, मैं आज तक एक ही पार्टी में हूँ। एक ही सिंबल से मैं 10 बार चुन के आया। एक बार पहले हमारी गाय बछड़ा थी, चुन उससे आया। तो ये कमिटमेंट का क्वेश्चन है। हम किस लिए पॉलिटिकल पार्टी चूज करते हैं? तो कुछ ना कुछ देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ बनाने के लिए हम करते हैं, और ये लोगों को उसकी चिंता नहीं है। और जो मलिंगा ने इतना पीटा एक इंजीनियर को, वो पाप बेचारा यंग है, अभी वाल्मीकि समाज का है। ऐसे वाल्मीकि श्रवणकार समाज के आदमी को उसके शरीर पे हर जगह उन्होंने मार मार के टुकड़े कर दिए, और 22 फ्रैक्चर हुए। आज भी वो चल नहीं सकता। मैं मिल के आया उसे, बेड पे है। तो
उसको लोहे के इसमें डाल दिया उसका पैर भी, ताकि वो इधर इधर न हिले। तो हमने ये कहा, हालांकि हमारे लोकल लोग तो कहे थे कि उसको देना चाहिए, ठीक। मैं बोला कि एक व्यक्ति हमारे दलित भाई को इतना पीटा है और उससे पूरे दलित लोगों के पास, दलित लोगों में एक वातावरण बना, भाई हमको ये लोग जो है बड़े लोग हमको कभी सेफगार्ड नहीं करेंगे तो हम इधर क्यों जाना, एक होता। तो हम ये समझ के तो किया कि हम दलितों की रक्षण करते हैं, बैकवर्ड्स के करते हैं, महिला की करते हैं, ये हमने देखा। लेकिन वो पार्टी में अगर पार्टी का कैंडिडेट और एमएलए खुद ही अगर मारता है दलित को, तो मैंने कहा कि इसको देना उचित नहीं है। चाहे 1 सीट 2 सीट जाने दो, सीट का इम्पोर्टेंट है। हमारे उसूल को, जिन लोगों को हम सुरक्षा देते हैं वो कहे हैं, तो वो सुरक्षा ही हम खुद दे नहीं पा सके। वो भी हमारे पार्टी में वो एमएलए है, तो हमने बोला कि इसको देना टिकट उचित नहीं है। बिल्कुल सर, हम लोग राजस्थान में पहुंचे, वहां पे हमने योजनाओं का जिक्र देखा। एक तरफ तो अशोक गहलोत की 7 गारंटी है, ओपीएस स्कीम है, चिरंजीवी है, और दूसरी तरफ मोदी कहते हैं कि मोदी की गारंटी मतलब 100% पूरे होने वाली गारंटी। तो ऐसे में गारंटी वर्सेस गारंटी में आप इस चुनाव को किस दिशा में देख रहे हैं? गारंटी मतलब देना और उसके लिए वचन देना, ये बात है ना, या वचनबद्ध रहना। लेकिन हमारे मोदी साहब बहुत से प्रॉमिस किए, क्या उन्होंने फुलफिल किया? हमको पूछ रहे ना, तुमसे तुम्हारे आपके 15 लाख किधर है? ये तो झूठ है ना। आपके 2 करोड़ नौकरियां किधर है? ये भी झूठ है ना। 2 गुना आमदनी बढ़ाएंगे किसानों का, ये भी झूठ है ना। फर्टिलाइजर सब्सिडी देंगे इतना, वो भी झूठ है ना। महिलाओं के लिए हम कम दाम में गैस देंगे, वो तो सिलेंडर पहले परचेस करने के लिए वो उस वक्त वो फ्री था, एक 1 टाइम। उसके बाद आप क्या कर दिए कि सिलेंडर इतना महंगा कर दिए कि जो कांग्रेस के ज़माने में 450 रुपए था, वो बढ़ते बढ़ते आपने 1100 रुपए उसको कर दिया। ये भी झूठ है ना। तो आपने खुद मोदी जो कुछ कहते हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं कहीं जगह बोलते रहता हूँ, मोदी जी बहुत झूठ बोल रहे हैं, तो उनको सहन नहीं होता। तो मैं जनता से पूछता हूँ, क्या आपको 15 लाख मिला? क्या आपको 2 करोड़ नौकरियां मिली? क्या आपका किसानों का दाम दुप्पट हुआ, यानी आमदनी दुप्पट? ये पूछना, लोग बोलते नहीं नहीं नहीं। तो मैं बोला कि इस देश के इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर वो झूठ बोल सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, झूठ बोला बोलते। तो खुद अपने गारंटीज को, अपने वचन को उन्होंने नहीं निभाया, दूसरों के गारंटी पे क्या बात करते हैं? अब जो हम कहे हैं वो पहले भी 10 जो प्रॉमिसेस गहलोत के थे उसने वो इम्प्लीमेंट किया 95%। आज जो हम 7 दिए हैं वो भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वही चीज हम बोले हैं, उसमें और दूसरा कुछ नहीं। तो उनको जरा ये सक्सेस हो रहा है जो राजस्थान में या उसके ऊपर उनका जरा। भारतीय जनता पार्टी भी आपको काफी कुछ कहती है, लेकिन जब कांग्रेस कहती है तो इतना रिटेलिएशन आता है।
कभी पनौती का जिक्र आता है, कभी इस तरह का जिक्र आता है। तो ये ऐसा क्यों कि कांग्रेस कहती है तो मोदी जी को फायदा हो जाता है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मानना है, लेकिन वही कांग्रेस को कुछ कहा जाता है, मूर्खों का सरदार, तमाम चीजें, तो कोई रिटेलिएशन नहीं देखने को मिलता। तो क्या है कि प्राइम मिनिस्टर खुद ही ऐसे सवाल क्रिएट करते हैं, ऐसे सवाल उठाते हैं। एक देश के प्राइम मिनिस्टर होके छोटी मोटी चीजों को इग्नोर करना चाहिए, लेकिन वो खुद ही छोटे मोटे इश्यूज उठाते हैं और इतने वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि एक तो गली गली फिर रहे हैं, एक तो वो क्या बोलते हैं रैलीज, एक प्राइम मिनिस्टर होके सैकड़ों रैली कर सकते हैं, 26 रैली राजस्थान में। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी से डर है। पहले तो आप बोलते थे कि बैठे जगह मुझे वोट मिलते हैं, मेरे नाम पे मिलते हैं, इसीलिए मेरे नाम पे वोट दो, मेरे काम पे वोट दो, मेरी सूरत देकर वोट दो, बहुत जगह कहा उन्होंने। अब उनकी सूरत कितने बार देखना चाहिए आप ही बोलिए। वो कॉरपोरेशन इलेक्शन में सूरत मेरी देखो बोलते हैं, फिर उसके बाद में जिला पंचायत इलेक्शन में बोलते हैं, फिर उसके बाद में एमएलए इलेक्शन में बोलते हैं। वो तो खुद को वर्कर बताते और हैं। नहीं इतने मेरे, अगर आप वर्कर है, आपका पार्टी तो तुम्हारे नाम से ही आना ना, क्यों बोल रहे हैं कि मेरी सूरत देख के दो? इसका मतलब कहीं तो कहीं कमियां है, उसीलिए आप ये अपना चेहरा इस्तेमाल कर रहे हैं। हर चुनाव में सर एक मुद्दा आ जाता है जो अंततः हिंदुत्व का होता है। आप लोग का भी आरोप रहता है कि कुछ नहीं होता तो हिंदुत्व। राजस्थान में कह रहे हैं कि हसनपुरा को हरिपुरा बना देंगे, बाबा बालकनाथ कह रहे हैं कि ये भारत पाकिस्तान का मैच है, फिर बात आती है कन्हैया लाल सर धर से अलग कर देने की। तो अंततः ये जो हिंदुत्व वाली बात है ये आ जाती है। क्या ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट राजस्थान में आप लोग को देखने को मिल सकता है? देखिए, हम धर्म के आधार पर चुनाव नहीं लड़ रहे, हम काम के आधार पर लड़ रहे, हम गारंटी के आधार पर लड़ रहे। जो गारंटी हमने दी थी पहले, वो 10 कार्यक्रम हमने निभाया। इस बार 7 गारंटी हमने दी है, वो भी हम निभाएंगे। तो हम काम पे वोट पूछ रहे, हम किसी धर्म पे या किसी समाज पे डिवाइड करके वोट नहीं पूछ रहे। हम बोल रहे भाई ये काम हमारा हुआ है, ये काम 5 साल में हमने किया है और आगे के 5 साल में हम ये करेंगे। तो सिर्फ जाति के आधार पे तो है, आप जाति जनगणना की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, और इंडिया गठबंधन हो या तमाम चीजें पर जाति के आधार पर तो है। और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अब जाति जनगणना को आगे लेकर कर रहे हैं। ये देखिए, चंद चीजें डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती है। अब शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है, फिर भी सेंसस में आता है पढ़े लिखे लोग कितने हैं, ग्रेजुएट कितने हैं, उनका पर कैपिटा इनकम क्या है, ये सब देखना जरूरी रहता है। ये देखने के बाद आप नए स्कीम बना सकते हैं उनको। वैसा ही बैकवर्ड्स में भी बहुत से लोग कमजोर है, पिछड़े हुए हैं एजुकेशनली, आदिवासियों में है। तो एक चित्रण ऐसा आता है कि एक ग्रुप अगर बहुत ही कमजोर है तो उसको हम ये कह सकते हैं भाई तुम्हारे एजुकेशन कमी है, आपके लिए तो अलग एजुकेशन देंगे या स्कॉलरशिप देंगे। एक ग्रुप ऐसा रहता है जमीन ही नहीं रहती उसके पास, तब लैंड रिफॉर्म्स में अगर उसको मिला तो हम उसका हिस्सा ज्यादा देंगे। ये डेवलपमेंट के लिए ये जाति जनगणना की आवश्यकता है, नहीं कि समाज को डिवाइड करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने सचिन पायलट और राजेश पायलट को लेकर हमला बोला। इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ, जो बयान हुआ, जो आरोप हुआ, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मोदी का काम है हमदर्दी बताना, हमारा काम है हम जो काम कर रहे हैं किए हैं, हमारे लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं। तो मोदी को अपने बारे में, पायलट के बारे में इतनी अगर मोहब्बत है तो उसके खिलाफ कैंडिडेट मत डालो आप। बिल्कुल। हाँ,
आप उसके खिलाफ कैंडिडेट मतलब नहीं हो, बहुत सर्विस किए हैं, सैक्रिफाइस किए हैं, मत डालिए। उल्टा आप तो दलित और वंचित लोगों को कुवत लगा के, ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगा के आपने हमारे जैसे लोगों को भी आपने किया, लेकिन हम वो नहीं बोलते कि भाई उन्होंने हमारे खिलाफ नहीं लड़ना। डेमोक्रेसी है, लड़ सकते हैं हर एक, लेकिन ये फजूल की बातें, लिप सिंपैथी बताना, ये ठीक है। मुझे पता है सर आपकी लगातार चुनाव रैलियां चल रही हैं, आप समय भी आपके पास कम है, लेकिन आखिरी के 2-3 सवाल चुनाव को लेकर। एक, भ्रष्टाचार, आप केसीआर पर टारगेट करते हैं कि हम भ्रष्ट सरकार को हटाने आ रहे हैं तेलंगाना में, और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि राजस्थान में लाल डायरी और तमाम भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, और वहीं छत्तीसगढ़ में भी महादेव ऐप। तो ये भ्रष्टाचार के आरोपों से लोगों का ध्यान आकर्षित करना, ये सभी पार्टियां एक दूसरे के लिए कर रही है। सच्चाई क्या है सर? जनता कहाँ जाए? हर स्टेट में अलग अलग है, हर स्टेट में अलग अलग मुद्दे रहते हैं, उसके लिए वो स्टेट वाले उठाते हैं। ऑल इंडिया पे जो मुद्दे हैं हम उठाते हैं पार्लियामेंट में, स्टेट में जो मुद्दे हैं वो उठाते हैं। तो हर एक इश्यूज को वो हम वहाँ के सिचुएशन से देखना चाहिए, और वो क्रिटिसाइज भी होता है। तो व्यापम के लिए मध्य प्रदेश में हुआ, बहुत बार हुआ, लोग वहाँ उठाए हो, लेकिन एक्शन बीजेपी ने कुछ नहीं लिया। ऐसा ही यहाँ पर जो लैंड का है, सैंड का है, वाइन का है, यहाँ पर ये मुद्दा भी बहुत बड़ा है, यहाँ के लोग उठा रहे हैं। तो हर जगह ये डेमोक्रेसी में, हर स्टेट में हर लीडर ऐसी चीजें उठाता है। सर एक खास सवाल है, आपसे समझना चाहेंगे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को कहीं ना कहीं साइडलाइन किया बीजेपी ने, छत्तीसगढ़ में सीएम को कहीं ना कहीं, जो पूर्व सीएम थे रमन सिंह, उनको किया, और राजस्थान में वसुंधरा राजे को। आपने अभी चेहरे की बात की कि मोदी जी चेहरा, इस पूरे घटनाक्रम को लीडरशिप के लिहाज से आप क्राइसिस देखते हैं या एक ही चेहरा है, कैसे देखते हैं? उनके पार्टी, अंदरूनी पार्टी के मसले पे मैं कहना नहीं चाहता। उनका सिर्फ पसंद नापसंद है, ना कि आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट का भी नहीं है। तो वैसे बारे में बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनके पार्टी का इश्यू है। उन्होंने हमेशा अच्छे अच्छे लोगों को निकाल देते हैं, बाहर के सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, बहुत से लोगों को अपने उसने इंडेक्ट किया, और पार्टी में जो सालों से काम किए, डिकेड्स टुगेदर, उनको बाहर रखा। ये उसकी मर्जी है। लेकिन सर आपकी पार्टी में क्या मर्जी है? क्योंकि आप भी एक जिसे कहते हैं कि दो नाव में सवार रहते हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो। राजस्थान में अशोक गहलोत भी हैं और सचिन पायलट भी हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके यहाँ भी काफी कंफ्यूजन है? ना, हमारे पास कंफ्यूजन नहीं रहता। हमारे पास अगर जो भी सही है उसका हम पहले स्टेट में लेजिस्लेटर्स के व्यूज क्या है वो देखते हैं, उसके बाद उनका इरादा किधर है वो भी देखते हैं, उसके बाद जो आदमी को बनाना है वो कितना कमिटेड हमारे पार्टी को है, गरीबों के तरफ झुकाव है। ये सारी चीजें देखकर हाईकमांड तय करती है, और हाईकमांड तय करके उनको बोलती है कि भाई ये आपके दिए हुए वचन है, ये हमारा ऑल इंडिया पार्टी का ये स्टैंड है, इसको देख के आप काम करना है। तो ये हम कहते हैं, हमारे पास वो झगड़ा नहीं है। कोई अगर नहीं करना चाहते हैं तो उसको बदल देते हैं। जिस सवाल से शुरू किया था उसी से खत्म, कितने आश्वस्त हैं आप राजस्थान चुनाव को लेकर? अरे वो तो चुन के आएगा, उसमें देखो जो काम भी कर रहा है, लोग भी चाहते हैं और आगे काम करने की उम्मीद भी रखते हैं हमारी पार्टी। तो हमारे पार्टी का वहां चुन के आना निश्चित है। सर, इंडिया गठबंधन में आप बड़े भाई की भूमिका में थे। क्या आज जो मैं इंटरव्यू कर रही हूँ, क्योंकि आप
सबसे सीनियर भी हैं, एक्सपीरियंस्ड भी हैं, आपने चुनाव लड़े भी हैं, लड़वा भी रहे हैं। क्या मैं मानूं इंडिया गठबंधन को ताकत देने के लिए और 2024 के चुनाव में उतरने के लिए, क्या मैं भावी इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री उम्मीदवार से आज चर्चा कर रही हूँ? ये देखो, ऐसे ये गलत है। कोई प्रधानमंत्री छूमंतर से नहीं बनता या जादू से नहीं बनता। कोई भी जो बनेगा इंडिया गठबंधन से, वो आदमी सबके एक यूनिटी से बनेगा। और दूसरी चीज ये है कि हम पहले उतने सीट लाने की कोशिश करना और किसी एक व्यक्ति पे कंसंट्रेट करके हम ये गठबंधन नहीं कर रहे। पहले तो जीतने के लिए और बीजेपी को हराने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, क्या बनेगा, उस वक्त वो सभी मिलकर डिसाइड करेंगे। पूरी बेबाकी के साथ और एक एक सवाल का सही तरीके से और एकदम साफ तौर से जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। आपको बहुत शुभकामनाएं इस चुनाव की तैयारी की और उनके नतीजों की। लेकिन देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जिनसे हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत करी, चाहे उनके पार्टी के अंदर के मसले थे या पार्टी के बाहर के मसले, लेकिन एक बात तय है कि इस बार इन 5 राज्यों के चुनाव में रणनीति प्लानिंग के साथ कांग्रेस उतरी है और इस बार इन 5 राज्यों के नतीजों से काफी ज्यादा उम्मीद रख रही है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ अदिति नागर है।